सभी अच्छे होंगे। और हम आज से साइंस की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। साइंस की क्लासेस में शुरू करने से पहले हम बता दें आपको कि केमिस्ट्री की जो इसमें 3 पोर्शन हैं आपके, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायो, जिसमें से केमिस्ट्री के आपके 5 चैप्टर होंगे, बायो के 6 चैप्टर होंगे और फिजिक्स के भी 5 चैप्टर होंगे। इसमें जो पहले 5 चैप्टर है वो केमिस्ट्री रिलेट करते हैं और आज से हम आपका जो टॉपिक शुरू करने वाले हैं वो केमिस्ट्री का ही टॉपिक शुरू करने वाले हैं, जो कि फर्स्ट चैप्टर है साइंस की। और इसमें भी आपके जो पहले 5 चैप्टर होंगे उसमें से जो पहला चैप्टर है वो आपका होगा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो इसमें सेकंड चैप्टर है वो सेकंड चैप्टर है, इसके अंदर एसिड, बेसिस एंड साल्ट। एंड इसके अंदर जो थर्ड चैप्टर है वो है मेटल एंड नॉन मेटल्स। एंड जो फोर्थ चैप्टर है वो है आपका कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। एंड जो फिफ्थ चैप्टर है वो है इसका पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। बट टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। और इस चैप्टर में जो हम पढ़ने वाले हैं, हम अपने आसपास के जो हमारे बहुत सारे चेंजेस हैं उन चेंजेस के बारे में बात करेंगे। जैसे कि हमारे आसपास हम देखते हैं कि हम कोयले को बर्न करते हैं, बर्न करने से उससे एक नए तरह का सब्सटेंस कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है। हम देखते हैं कि हम वैक्स को बर्न करते हैं, वैक्स चलाते टाइम वैक्स मेल्ट होता है। बहुत सारे ऐसे प्रोसेस हैं, जब हम वाटर को इवेपोरेट करते हैं तो वाटर अपनी जो एक स्टेट है उस स्टेट से चेंज होकर दूसरी स्टेट में चला जाता है। तो इन सारी चेंजेस को देखते हुए जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस दो तरह से क्लासिफाइड होते हैं। एक जो चेंज है वो होता है केमिकल चेंज, केमिकल चेंज, और जो दूसरा चेंज होता है वो होता है फिजिकल चेंज। और केमिकल चेंज और फिजिकल चेंज क्या है? केमिकल चेंज वो चेंजेस होंगे जिनमें कुछ ना कुछ न्यू सब्सटेंसेस आर फॉर्म, जिसमें कुछ ना कुछ नए सब्सटेंसेस बनते हो, आर फॉर्म, एंड द ओरिजिनल सब्सटेंस lose their identity, lose their identity। और उसके अंदर जैसे कि आपके पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल्स इसके अंदर आपके हो सकते हैं जैसे कोल बर्न विद ऑक्सीजन एंड देयर इज अ न्यू फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हमारे पास जो कोल था उसकी इनिशियल स्टेट जो थी वो एक पहले वैसे भी सॉलिड था और ये कार्बन का बना होता है, लेकिन अब एक नया कंपाउंड बन गया दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। और भी इसके अंदर जैसे हमारे जो पेट्रोल डीजल होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करें तो वो भी नई सब्सटेंस बना देते हैं दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। हम दोनों ही जब रिएक्शंस में देख पा रहे हैं कि यहाँ पे नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो रही है। तो ऐसे चेंजेस, यहाँ पे कुछ नए सब्सटेंस बने, ऐसे चेंजेस को हम क्या कहेंगे? केमिकल चेंजेस कहेंगे। दूसरी तरफ जो हमारे पास फिजिकल चेंजेस हैं, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जिसके अंदर कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता, नो न्यू फॉर्मेशन ऑफ सब्सटेंस, बट ओनली द change in state of the substance। जैसे इसका जो पहला एग्जांपल है, इसका अगर एग्जांपल्स की बात करें, एग्जांपल जो इसमें पहला हो सकता है, पहला एग्जांपल हो सकता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर। और जो इसके अंदर दूसरा एग्जांपल हो सकता है इवेपोरेशन ऑफ वाटर में अगर हम देख रहे हैं तो जो आपका वाटर है, वाटर जो पहले लिक्विड स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में होता है, वो चेंजेस होकर किस में चला जाता है? वेपर स्टेट में चला जाता है। तो यहाँ पे कोई नया सब्सटेंस नहीं बना है, क्योंकि यहाँ पे जो वाटर का पहले भी फॉर्मूला क्या था? H2 ही था, और जो गैसीय स्टेट में वो फॉर्मूला अब भी क्या है? H2 ही है। कोई नया सब्सटेंस नहीं बना। और जबकि इन दोनों रिएक्शन में अगर हम देख पा रहे हैं तो पहले यहाँ पे कोल था, अब लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे हाइड्रोकार्बन था, यहाँ क्या हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पे कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना है, इसलिए ये क्या कहलाएगा? आपका एक फिजिकल चेंज कहलाएगा। जो जनरली जो हमारे केमिकल चेंजेस होते हैं उन केमिकल चेंजेस को ही हम क्या बोल पाते हैं? केमिकल रिएक्शंस बोल पाते हैं। अब हम अपनी बात करें अगर केमिकल रिएक्शन की, जो हमारा पहले ही हेडिंग है इसके अंदर केमिकल रिएक्शन, जो हमने चैप्टर का पार्ट भी है। केमिकल रिएक्शन होती क्या है? केमिकल रिएक्शंस
are the chemical changes are the chemical changes in which two parts, that is reactants and products. जो रिएक्टेंट होता है, रिएक्टेंट्स आर द ओरिजिनल मटेरियल and the products are the compound formed after reaction. जैसे कि हमने अभी एक रिएक्शन लिखी थी कि कोल को अगर हम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड करते हैं तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। तो जो ये है, ये वाले जो पार्ट है, ये सारे के सारे जो ओरिजिनल मटेरियल लिया है हमने, ओरिजिनल मटेरियल लिया है, ये ओरिजिनल मटेरियल ये क्या कहलाएगा हमारा रिएक्टेंट, और ये हमारा क्या कहलाएगा प्रोडक्ट। इस चीज को समझने के लिए हम आगे एक और एग्जांपल देखते हैं, केमिकल रिएक्शंस होती क्या है। केमिकल रिएक्शंस को समझने के लिए एक दो एग्जांपल्स के वो डिस्कस करते हैं, जो आपके सिलेबस में भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। एक एक्टिविटी है आपके सिलेबस में, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। जो ये मैग्नीशियम रिबन होता क्या है, पहले ये बता देता हूँ आपको। मैग्नीशियम रिबन अगर आप केमिस्ट्री लैब में जाएंगे तो जैसे कि स्टील की वायर होती है, ऐसे एक शाइनिंग करती हुई वायर होती है, लेकिन उसकी शाइन कई बार डिसअपियर रहती है। जब भी आप जाके देखोगे कि सर ने तो बोला था कि शाइनी मटेरियल होता है, लेकिन वो डार्क वो होगा, क्योंकि जो मैग्नीशियम होता है वो एक काफी रिएक्टिव मेटल है, और जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है, एटमॉस्फेयर के अंदर एयर है, उस एयर के अंदर जो ऑक्सीजन है उससे ऑक्सीडाइज होके उसकी सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, व्हाइट कलर की एक लेयर बन जाती है। तो वो व्हाइट कलर की लेयर की वजह से उसकी शाइन डिसअपियर हो जाती है। अगर हम चाहते हो कि इसको मैग्नीशियम रिबन को बर्न करना चाहते हैं, ये रिएक्टिव मेटल है, अगर इसको हम बर्न करेंगे तो ये एकदम से बर्न होने लगता है। लेकिन जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है, आप लैब वाले जब भी मैग्नीशियम रिबन को लेके जाएंगे तो वो इजिली बर्न नहीं होगा। उसके पहले आपका टीचर आपको हमेशा बताएगा कि उसको पहले एक सैंड पेपर से रब करें। वो रब इसलिए किया जाता है ताकि उसकी जो सरफेस पे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना हुआ है उसको हम रिमूव कर सकें। जब हम मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम रिबन की सरफेस से रिमूव कर देंगे, उसके बाद जो नीचे प्योर मेटल है, उस प्योर मेटल को हम जब फायर के क्रॉस लेके आएंगे तो वो बर्न करने लगेगा। जब हम जैसे कि हमने कोई भी एक मैग्नीशियम रिबन लिया और इसको नीचे यहाँ पे रख के इसको यहाँ से फ्लेम आउट करते हैं तो जो ये बर्न होने लगता है तो बर्निंग के साथ जब भी कोई बर्न होती है सब्सटेंस, तो रिएक्शन हमेशा किसके साथ होती है, ऑक्सीजन के साथ। हम जानते हैं एयर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, और इस ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन होगी तो एक कंपाउंड बनेगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर इस रिएक्शन को देखें, इसमें भी कुछ ना कुछ नया सब्सटेंस बना है, ओरिजिनल सब्सटेंस किसी और चीज में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज। और जो ये मैंने लिखा है यही सारा की सारी क्या है, केमिकल रिएक्शन। इसका एक और एग्जांपल हो सकता है, इसका दूसरा एग्जांपल हो सकता है जो आपके सिलेबस में है, रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल विद एसिड। जैसे कि हम रिएक्शन करा देते हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं जिंक। अगर मैं एक टेस्ट ट्यूब लेता हूँ, एक टेस्ट ट्यूब लिया हमने, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, इसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट एसिड लेते हैं, इसको हम यहाँ से एक कोर की मदद से बिल्कुल टाइट कर देते हैं या टाइट कर देते हैं, और इसमें एक यहाँ पे कंडेंसर लगा देते हैं, और यहाँ पे हमने जो भी डाइल्यूट एसिड ले लिया, डाइल्यूट HCl ले लेते हैं, और डाइल्यूट HCl के अंदर यहाँ पे हमने कुछ जिंक ग्रैन्युल्स डाले हुए, जिंक के मेटल के टुकड़े, उन टुकड़ों को डालते हैं। तो जब ये जिंक और ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से कुछ बबल्स से निकलते हुए दिखाई देंगे। अगर इन बबल्स के सामने हम एक जलती हुई कैंडल लेके आते हैं, तो जो यहाँ से गैस निकल रही होगी वो पॉप साउंड के साथ बर्न करेगी, पॉप साउंड की आवाज आएगी, और जब भी ये पॉप साउंड की आवाज आए वो इंडिकेट करता है कि यहाँ से गैस कौन सी निकली थी, ये हाइड्रोजन गैस निकली थी। क्योंकि रिएक्शन में अगर हम देखें, अगर हम जिंक को रिएक्ट कराते हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो एसिड के साथ जैसे रिएक्ट करेंगे तो क्या बना देगा, जिंक क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन।
अच्छा, अगर इस चेंज को हम देखें, इसमें भी हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे पहले कुछ और सब्सटेंस था और अब यहाँ पे कुछ और सब्सटेंस बन गया, तो कुछ ना कुछ नए कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई है, तो ये भी क्या है, केमिकल चेंज। और केमिकल चेंज को हमने क्या बोला है, केमिकल रिएक्शन बोला है। तो केमिकल रिएक्शंस के बारे में भी आप सभी को क्लियर हो गया होगा इन दोनों एग्जांपल से। आगे जो हम बात करने वाले हैं वो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ characteristics of chemical reaction। अगर मैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ, किसी भी केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करता हूँ, तो कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे हम 5 टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले ये जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। बहुत सारे ऐसे हमारे केमिकल चेंजेस हैं जिनमें प्रेसिपिटेट की फॉर्मेशन होती है। जैसे कि एक एग्जांपल बताता हूँ, एक एग्जांपल अगर हम इसमें बताते हैं, अगर एक एग्जांपल इसके अंदर हम बताते हैं यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट कि जो हमारा लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट को अगर हम रिएक्ट कराते हैं पोटेशियम आयोडाइड के साथ, पोटेशियम आयोडाइड के साथ, एक्चुअल में करना क्या है हमें, ये भी हमारे पास एक एक्टिविटी के फॉर्म में ही है। एक्टिविटी के फॉर्म में हमें क्या करना है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। ये वैसे जनरली केमिस्ट्री लैब में दोनों के दोनों सब्सटेंसेस सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब में तो हमने लेड नाइट्रेट ले लिया और एक दूसरी टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, पोटेशियम आयोडाइड। दोनों को हमने थोड़ा थोड़ा डिस्टिल वाटर में 0.5 ml वाटर में या 2 ml वाटर में इसको डिस्टिल वाटर में डिसॉल्व कर लिया। दोनों के दोनों कलरलेस सॉल्यूशन बने। दोनों के दोनों कलरलेस सॉल्यूशन बनने के बाद जो है पोटेशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, सपोज करो इस वाले में आपका लेड नाइट्रेट है और इस वाले में यहाँ आपके जो टेस्ट ट्यूब है ये दूसरी टेस्ट ट्यूब में आपका पोटेशियम आयोडाइड है। ये पोटेशियम आयोडाइड सारा का सारा इसमें डाल देते हैं। तो थोड़ी देर बाद आप क्या देखेंगे, यहाँ पे कुछ देर बाद यहाँ पे ये जो कलरलेस सॉल्यूशन था ये भी कलरलेस सॉल्यूशन था। थोड़ी देर बाद जब दोनों को मिक्स करते हैं, मिक्स करने के बाद यहाँ पे कुछ सॉलिड सब्सटेंसेस पाउडर फॉर्म से बनने शुरू हो जाता है। एक येलो कलर का सब्सटेंस बन जाएगा जो नीचे बढ़ जाता है, येलो सब्सटेंस, येलो सब्सटेंस। ये जो येलो सब्सटेंस होता है यही पोटेशियम आयोडाइड होता है।